Zombie apocalypse. स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस पे। प्यारे बच्चों बढ़ते आज के इस लेक्चर की तरफ, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर चार्जेस की मूवमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो भी चीजें पढ़नी है हमें वो स्टैटिक चीजों के बारे में पढ़ना है, स्टैटिक इफेक्ट देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, चार्जेस, सब कुछ स्टैटिक चीजों की बात करनी है। चार्जेस की मूवमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, करंट की बात नहीं करनी है। तो आज हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स का रोल देखेंगे कि सर अब तक प्रीवियस क्लासेस में कंडक्टर्स के बारे में हमने जो भी जाना है कि ये कंडक्टर्स होते हैं, ये कंडक्टर्स के अंदर खास बातें होती हैं, कंडक्टर्स के अंदर ये चीजें होती हैं। तो आज हम उस कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ऐड करके रोल देख रहे हैं कि क्या रोल प्ले करता है। तो प्यारे बच्चों सपोज करो आपके सामने एक कंडक्टर है, और जब आप किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में जब रखते हो ना पांडे जी, तो ये कंडक्टर कुछ गजब प्रॉपर्टीज शो करता है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो आज हमें उन्हीं बेसिक प्रॉपर्टीज को सीखना है। 6 से 7 प्रॉपर्टीज है, 1 बाय 1 करके आएंगे, अच्छे से समझेंगे। तो हेडिंग लिखिए कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या दूसरी सेंस में आप ये कह सकते हो कि इस लेक्चर में हम चेक कर रहे हैं कंडक्टर का बिहेवियर, कंडक्टर का बिहेवियर शो कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कि सर जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखेंगे तो कैसा व्यवहार ये शो करेगा, बिहेवियर क्या होगा। तो यस, तो उसको जानने से पहले, बेसिक प्रॉपर्टीज पर आने से पहले प्यारे बच्चों हम ये समझते हैं कि व्हाट आर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स होते क्या है। तो सबसे पहले आपको ये बात जाननी है, जैसा कि सर ने लिखा है, कॉपी पेन निकाल के बैठो। सबसे पहले कंडक्टर्स के बारे में सीखते हैं, फिर हम प्रॉपर्टीज पर आते हैं। बड़े ही मस्त प्रॉपर्टीज रहने वाली है, तो एंड तक बने रहना। तो सर कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अलो करते हैं, कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच एलो, जो एलो करते हैं, जो अनुमति देते हैं अपने में से लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस थ्रू देम। यस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू ऑल हैव टू राइट, जो आपको लिखना है कि सर कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने में से एक बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक चार्जेस की मूवमेंट कराते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी वायर में चार्जेस जो है, चार्जेस की फ्लड आ गई हो, बाढ़ आ गई हो, एकदम से गुच्छे के अंदर मूव करते हैं और करंट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सर ने इंपॉर्टेंट मार्क भी किया है, तो आपको भी कर लेना है कि सर कंडक्टर के अंदर सबसे गजब की जो बात होती है, मजा आता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, कि कंडक्टर्स के अंदर लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो आपको भी पता है। चलो इस चीज को समझने के लिए यहां देखते हैं, इधर गौर कीजिए कि ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और ये वो एनर्जी लेवल्स हैं इसके चारों तरफ, और ये आउटर मोस्ट सेल कह सकते हो। सर ये हमारा आउटर मोस्ट सेल है। तो मुझे एक बात बताइए, इन आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की होल्ड होती है, पकड़ होती है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर भी पकड़ होती है। तो मेरा एक क्वेश्चन आप सभी से कि वैलेंस सेल के, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की होल्ड ज्यादा होती है या इनर सेल पर होती है। सर बिल्कुल क्लियर बात है कि जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं, वो लूजली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, और एक दो नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ढेर सारे होते हैं, तभी तो हमने लिखा है लार्ज नंबर में। तो सर ये करते क्या है, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं इस मेटल के अंदर, इधर उधर अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन मेटल की सरफेस को लीव करके नहीं आएंगे, अपने आप अंदर ही अंदर हर पॉसिबल डायरेक्शन में घूमते रहेंगे, रैंडमली घूमते रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक हम किसी इसको वोल्टेज या कोई पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक ये करंट की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स ये अंदर ही अंदर घूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के साथ है। जो ये रस्सी है, ये रस्सी ढीली ढाली है, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो आपके थोड़े से एफर्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, बाहर आते ही फ्री हो जाएगा।
तो कंडक्टर के अंदर आपने देखा सेकंड पॉइंट जो लिखना, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, लिखा भी है सर ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे कैन मूव, जो मूव कर सकते रैंडमली, रैंडम का मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इधर उधर उधर कहीं कहीं भी जा सकते हैं, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर के सारे वॉल्यूम में, विदाउट लीविंग द मेटेलिक सरफेस। हाँ ठीक है, बिना मेटल की सरफेस को लीव किए अंदर ही अंदर घूमते रहेंगे, अफरा तफरी मची हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं। ये तो हमने कंडक्टर्स के बारे में अब तक प्रीवियस क्लासेस में जो सीखा बस उसी को हमने एक बार दोबारा से ठीक है जाना है। तो राइट डाउन द हेडिंग प्यारे बच्चों, क्या प्रॉपर्टीज या ये कहो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। हम कंडक्टर का बिहेवियर चेक कर रहे हैं, एक एक प्रॉपर्टी को बड़े आराम से और मजे से डिस्कस करेंगे। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी हेडिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर्स का क्या बिहेवियर होता है ये आज हमें जानना है, ठीक है। उसको जानने से पहले एक चीज समझिए, ये है हमारा, सपोज करो दिस इज आवर कंडक्टर, ये कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर दो चीजें हम लेके चलते हैं, दो चीजें हम कंडक्टर में लेके चलेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है, लिखना है, कंडक्टर में दो चीजें होंगी, एक होंगे हमारे पॉजिटिव चार्जेस, एक होंगे पॉजिटिव चार्जेस जो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेंगे। कर्नेल्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको? कर्नेल्स, जो अपने लेटिस पोजीशन, ठीक है। कोई भी कंडक्टर है, हाँ, जो आपको कंडक्टर्स पढ़ने हैं इस सिलेबस के अंदर वो पढ़ने मेटल सॉलिड कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, तो कंडक्टर का अगर आपने क्रिस्टल देखा हो तो क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं? लेटिस पोजीशन होती है जहां पर पॉजिटिव चार्जेस फिक्स होते हैं। आप इतना समझिए, कंडक्टर में हम दो चीजें लेके चलते हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस जो फिक्स है, और इन पॉजिटिव चार्जेस के बीच में लाखों की अमाउंट में, बिलियंस एंड बिलियंस जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको फ्री बोलते हो, वो क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं। ये नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, रैंडमली मूव। और प्यारे बच्चों, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए आगे चल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इतनी बातें सीख ली, बढ़े आगे, देखें आगे। हाँ, तो कंडक्टर्स के अंदर दो चीजें होती हैं, जैसा कि सर ने बताया, एक पॉजिटिव चार्जेस जो अपनी जगह फिक्स रहेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं जो अपनी जगह फिक्स हैं, और इनके बीच में, ठीक है, जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, इधर उधर। अच्छे से देख पा रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में भी आ रही है। ये कंडक्टर बनाया मैंने, एक सॉलिड कंडक्टर बनाया है। इस सॉलिड कंडक्टर के अंदर ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये अपनी जगह फिक्स हैं, और ये जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स ये इधर उधर घूम रहे हैं। अब है क्या? अब हम जो पहली प्रॉपर्टी जो हम चेक करने जा रहे हैं, जो आपको लिखनी है, अगर मैं इस कंडक्टर के दोनों तरफ, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज की प्लेट, एक तरफ नेगेटिव चार्ज की प्लेट लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट कर दूं, या आप ये कहो कि अगर मैं इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दूं तो इस कंडक्टर के अंदर क्या गजब हो जाएगा। तो देखो इधर, देखो, इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको लिखनी है, समझनी है, फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नो, प्यारे बच्चों, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, कैसे नहीं करता है, पहले हम उस चीज को जानेंगे, फिर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आएगी। पहले इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिए, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। कि सर किसी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, कैसे, हाउ? तो हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से समझते हैं। देखो इधर, तो हमने ये कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इसके अंदर ये अभी देखा आपने पॉजिटिव है, ये हमारे पॉजिटिव चार्जेस जो अपनी जगह फिक्स हैं, और ये जो डॉटेड बना रहे हैं सर, ये बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अभी इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। सपोज कीजिए ये केस फर्स्ट था, सीन फर्स्ट था जब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। लेकिन अगर मैं इसके इस साइड एक पॉजिटिव चार्ज की प्लेट ले लूं, सीट ले लूं प्यारे बच्चों, और दूसरी तरफ ले लूं नेगेटिव चार्ज की प्लेट, तो प्यारे बच्चों मुझे जल्दी से बताइए, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव चार्ज की प्लेट ले लेने से क्या हो जाएगा? सर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। और ये जो मैं लाइंस दिखा रहा हूं आपको, ये लाइंस बाहर बाहर दिख रही हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। हां, एक बार के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स ये अंदर जाएंगी, लेकिन ये जो बाहर वाली लाइन जो है जब ये अंदर जाएंगी तो इसके अंदर खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म होगा, एक प्रोड्यूस होगा, जो इस बाहर वाले इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करके हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर हमें कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा देखते हैं। अब एक बात बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, इस कंडक्टर के अंदर ये जो डॉटेड वाले जो बनाए थे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कंडक्टर के अंदर इधर उधर बिखरे हुए इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाना शुरू कर देगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साइड कलेक्ट करके एक्सेलरेट करवा के एक साइड इकट्ठा करा देगा। तो क्या होगा? तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, ये एक्सेलरेट होंगे टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव प्लेट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, और ये पॉजिटिव चार्जेस एक साइड इस नेगेटिव साइड की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। तो अंदर ही अंदर एक फील्ड बनेगा जो इस बाहर वाले एक्सटर्नल फील्ड को इस कंडक्टर के अंदर कैंसल आउट कर देगा, इक्विवेलेंट अपोजिट बनेगा। तो हम ये कहेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और यह पहली प्रॉपर्टी समझ लो इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। क्या? कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। देखते हैं कैसे। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही हमने किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ये है हमारा वो कंडक्टर, ठीक है, जिसको हमने एक बाहर एक्सटर्नल फील्ड में हमने रख दिया, ठीक है, ये हमने रख दिया। ये जो मैं लाइंस दिखा रहा हूं, ये सिर्फ इस कंडक्टर से एंटर करते वक्त की और एंटर से निकलते वक्त की है। इस कंडक्टर से एंटर करते वक्त की और निकलते वक्त की है। अंदर कुछ नहीं होगा, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कैसे? देखो, सपोज करो कि यहां पर जैसे आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो यहां पर इकट्ठे हो गए सारे के सारे वो इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज इस साइड के ऊपर इकट्ठा हो गया, एक साइड नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई, दूसरी तरफ बन गई पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो आपको यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो बाहर वाला था, जो अंदर जा रहा था ऐसे, ये जो मैंने लाइन बनाई है ब्लू कलर से, ये बाहर वाली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की है, जो आगे की तरफ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लो, ई एक्सटर्नल। लेकिन जैसे ही आपने इस कंडक्टर को इसके अंदर रखा, तो अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन नेगेटिव चार्जेस का और इन पॉजिटिव चार्जेस का एक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और इन्होंने अपने आप को ऐसा फैलाया, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया कि सर ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको कैंसिल आउट करके इन चार्जेस ने अपना एक फील्ड बना लिया अंदर। देखो, अंदर नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस, तो अंदर ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये इंड्यूस हुए हैं इसके अंदर, तो इनको बोलते हैं इंड्यूस चार्जेस। तो इन चार्जेस के इंड्यूस हो जाने से इस कंडक्टर के अंदर पोलराइजेशन बोलते हैं। ये पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट हो रहा है, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझ में आएगा। बस आप इतना ही समझिए कि सर जैसे ही हमने इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक्सेलरेट हो गए और एक साइड इकट्ठा हो गए, पॉजिटिव दूसरी तरफ हो गए, और ये नेगेटिव पॉजिटिव के बन जाने से अंदर ही अंदर इनका एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बन गया, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इसको बोलते हैं हम ईपी, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बना प्यारे बच्चों कि इसने इस बाहर वाले एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया। सपोज करो बाहर वाला 5 था, तो इन चार्जेस की वजह से इधर अपोजिट डायरेक्शन में ये भी 5 बना, तो 5 और 5 ने कैंसिल आउट करके जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया अंदर, वो कितना दिया? 0। ये थी पहली प्रॉपर्टी कि सर अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आपने ये देखा, ठीक है,
कि ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में इस कंडक्टर को रखा तो हमें ऐसा लगा कि लाइंस बस एंटर कर रही हैं और बाहर निकल गई, अंदर क्रॉस नहीं करी, लेकिन अंदर क्रॉस करी हैं। उनके क्रॉस करने से इलेक्ट्रॉन्स एक साइड, पॉजिटिव चार्ज एक साइड, जिन्होंने खुद का एक फील्ड बना लिया है और बाहर वाले को कैंसल आउट करके हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दे दिया। ये थी, तो आपने पहली प्रॉपर्टी समझी, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। अब हम देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, तब तक के लिए इसको उतारिए। तो प्यारे बच्चों अब हम देख रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहले सेकंड को पढ़ने से पहले अभी आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये देखा कि सर जब भी हम किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो ओवरऑल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो बनता है वो 0 बनता है, क्योंकि जो सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो अंदर से पास हो रही होगी तो उसके पास होने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस कंडक्टर के एक साइड आ जाएंगे, वो नेगेटिव चार्जेस की लेयर बन जाएगी, दूसरी तरफ पॉजिटिव, तो उनके अंदर चार्जेस सेपरेट होने से अंदर ही अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो बाहर वाले को कैंसल आउट करता है। तो सपोज कीजिए ये बाहर वाला जो एक्सटर्नल है वो इधर जा रहा है, एक इंटरनल इधर बना, तो अगर सर एक्सटर्नल फॉर एग्जांपल अगर 5 न्यूटन पर कूलम का बना है तो इंटरनल भी 5 न्यूटन पर कूलम का बनेगा, तो ओवरऑल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो बनेगा वो 0 बनेगा। ये हमने पहली प्रॉपर्टी में जाना। तो अब एक बात बताइए मुझे, सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक इरेगुलर शेप का कंडक्टर है और ये है सर इंजेक्शन, और इस इंजेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भर रखा है और मैं इसको इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज में से प्रेस करता हूं, देना चाहता हूं, तो जब आप किसी बॉडी पर बाहर से, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज नहीं होता, अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता कंडक्टर में, तो बाहर से जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो ना, वो सारा चार्ज उस कंडक्टर की सरफेस पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है। तो ये इंजेक्शन लिया, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज का इंजेक्शन ऐसे मैं प्रेस करूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर की सरफेस पर फैलना शुरू हो जाएगा ताकि इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन लगे, तो ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक जगह छोड़ने पर इनके बीच में लड़ाई होगी, क्योंकि इतनी सी जगह में इतने ज्यादा लाइक चार्जेस जब ठहरेंगे तो कितनी देर तक ठहरेंगे, तो इसलिए ये अपने आप को इस कंडक्टर की सरफेस पर क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये चीज आपको सीखनी है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं वो इस कंडक्टर की सरफेस पर जाकर रेसाइड करता है, ये आएगा प्रॉपर्टी में, तो पहले ये चीज सीखिए। हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी जो आपको लिखनी है प्यारे बच्चों की, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर। ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, तो इस पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर से सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं? तो आपको आज ये सीखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी चार्ज बॉडी से नॉर्मली एंटर करती है और नॉर्मली निकलती है। देखो ये देखो ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये लाइंस निकल रही हैं, ये लाइंस निकल रही हैं, नॉर्मली निकलेंगी, नॉर्मली एंटर करेंगी, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस निकलेंगी वो बाहर की तरफ निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं, लेकिन निकलेंगी कैसे? परपेंडिकुलर, मतलब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेटल की सरफेस के साथ जो एंगल बनना चाहिए वो 90 का, 90 नहीं बनेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो इस चीज को समझाऊंगा सर, अगर 90 नहीं बना, अगर किसी एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल गई तो क्या गजब हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज सीखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं प्यारे बच्चों, वो परपेंडिकुलर टू इट्स मेटेलिक सरफेस, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, हर जगह नॉर्मल निकलेंगे ऐसे नॉर्मल। अगर नॉर्मल नहीं निकली बाई चांस तो क्या हो जाएगा, तो हम उस केस को भी डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। एक एक प्रॉपर्टी को बड़े मजे से डिस्कस कर रहे हैं, तो बने रहिए बस एंड तक। हाँ, तो अब हम ये देख रहे हैं सर अगर 90 नहीं बना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा सिस्टम। देखते हैं, तो ये हमने एक इरेगुलर शेप का हमने कंडक्टर लिया, इसे टेढ़ा मेढ़ा, हाँ, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ली। आपको पता चलेगा ये पॉजिटिव चार्जेस बॉडी पर कैसे आया, क्योंकि जब हम किसी बॉडी पर चार्ज देते हैं वो चार्ज उसकी सरफेस पर जाकर फैल जाता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे कि अंदर चार्ज क्यों नहीं होता, तो उसके ऊपर मत जाइए, पहले ये समझिए। ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है प्यारे बच्चों। हाँ, अगर कोई लाइन ऐसे निकल गई, ऐसे सपोज कीजिए एक लाइन ऐसे निकल गई, क्या ये इस मेटल की सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया? नहीं, इस लाइन ने कोई थीटा एंगल बनाया है।
तो सर इस लाइन का ये जो कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट जो इस मेटल की सरफेस को टच करता हुआ जा रहा है, टेंजेंशियली वाला कंपोनेंट है। तो हमने इस कंपोनेंट को देख पा रहे हो, आसानी से इस चीज को देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक ऐसे निकली एंगल पे, तो इसके दो कंपोनेंट्स किए, एक इसके टेंजेंट इसकी सरफेस के अलोंग, जिसको बोला ई कोस थीटा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमारा पर्पस ये रहता है बच्चे को अच्छे से क्लियर एंड कट समझ में आए। हाँ, यहां बनाते हैं। तो हमने ये पॉजिटिव चार्ज की बॉडी ली जो यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली जैसे भी हो इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि चार्ज अंदर नहीं जाता है, वो बाहर जो है फैलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सर हमने जो है वो एक लाइन ऐसे मान ली, सपोज करो ये लाइन हमने एक ऐसे ले ली। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा, ये जो कंपोनेंट होगा ई कोस थीटा, ये ई कोस थीटा कंपोनेंट इसकी सरफेस के अलोंग टेंजेंशियल कंपोनेंट है इस मेटेलिक सरफेस के साथ। ठीक है, और इस मेटल की सरफेस पर कौन सा चार्ज फैला हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला जो कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट जो है प्यारे बच्चों इस मेटल की सरफेस के साथ नॉर्मल है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। कौन सा कंपोनेंट? ई साइन थीटा कंपोनेंट। अब ये वाला कंपोनेंट तो इसकी सरफेस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सरफेस के ऊपर, इन चार्जेस के ऊपर ये वाला कंपोनेंट क्या लगाना शुरू कर देगा? फोर्स। अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस मेटल की सरफेस के साथ कोई एंगल पर निकलेगा तो मैंने इसके तुरंत वही दो टुकड़े कर लिए, दो कंपोनेंट्स कर लिए, एक ई कोस थीटा और एक ई साइन थीटा। जो ई कोस थीटा वो टेंजेंशियली, तो इसके मेटल की सरफेस के ऊपर इन पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर लगाएगा फोर्स। तो पहले चार्जेस पर लगेगा धक्का, और ये जो पहला चार्जेस ये आगे वाले को भी धक्का लगाएगा, आगे वाले को आगे लगा, तो ये सारे चार्जेस अब एक दूसरे को धक्का लगाएंगे। तो चार्जेस जब धक्का लगाएंगे तो हम ये कहेंगे सर मेटल की सरफेस पर चार्जेस की मूवमेंट हो रही है। और अभी तो हमने बात की सर, हम यूनिट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हर हालत में चार्जेस स्टैटिक रहने जरूरी है, मेटल की सरफेस पर चार्जेस की मूवमेंट अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये चीज तो एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए, ये चीज तो गलत है, क्योंकि ई कोस थीटा कंपोनेंट की वजह से जो इसके सरफेस के अलोंग है, तो ये सरफेस वाला कंपोनेंट इस सरफेस के ऊपर पड़े चार्जेस पर लगाएगा फोर्स, और इन फोर्स की वजह से चार्जेस मूव करेंगे और इस सरफेस के ऊपर मिलेगा एक करंट। ठीक है, करंट मिलेगा इसकी मेटेलिक सरफेस के ऊपर, जो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो प्यारे बच्चों सर अगर ये चीज नहीं होनी चाहिए तो ये ई कोस थीटा भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, तो अगर ये ई कोस थीटा नहीं होगा, ई कोस थीटा जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है, जैसा कि ये लिया आपने और ये चीज हमने यहां पर बनाई थी। ठीक है, और ये वाला जो कंपोनेंट आया था ये ई कोस थीटा और ये हमारा ई साइन थीटा। आइए बस हमने, तो ये कंपोनेंट जो है हमारा वो जीरो होना चाहिए। तो ये कंपोनेंट जीरो कब होगा? जब हमारा कोस थीटा जीरो होगा। और कोस थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा 90 होगा। तो आ गया समझ में? और थीटा 90 किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और मेटेलिक सरफेस के बीच में। दैट्स वाई प्यारे बच्चों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस के। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना, इस बात को अच्छे से आपको समझना है कि लाइंस नॉर्मली एंटर करेंगी और नॉर्मली ही निकलेंगी। ठीक है, तो बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के ऊपर। थर्ड प्रॉपर्टी है, अभी आपने देखा जब किसी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता तो चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि सर चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी राइट डाउन, देयर इज नो एक्सेस चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर न तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न ही कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है। क्यों नहीं करता? गोज लॉ पढ़ा, अच्छे से समझा प्रीवियस लेक्चर में। गोज लॉ क्या कहता है कि E dot ds through a closed surface equal to net charge enclosed Q in by क्या epsilon naught 1 by epsilon naught times of net charge enclosed by that surface। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये देखा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, तो यहां जीरो पुट करेंगे तो Q in by epsilon naught जीरो हो जाएगा, तो हमारा नेट चार्ज भी जीरो हो जाएगा। तो याद रखना जब चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपने एक चीज ये भी सीखी
कि सर अगर चार्ज अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता फिर कहां एग्जिस्ट करेगा, चार्ज जाएगा कहां? अभी आपने देखा, मैंने समझाया कि जब भी चार्ज आप किसी सरफेस को देते हो, किसी मेटेलिक बॉडी को देते हो, तो वो अंदर जाने की बजाय बाहर उसकी सरफेस के ऊपर रेसाइड करता है। Charges are always resides on the outer surface of conductor. There will be no excess charge exist inside the conductor. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज भी जीरो होगा, चार्ज से ही फील्ड बनता है। तो ये थी हमारी 3 प्रॉपर्टीज। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज पर हम बात करते हैं, तब तक के लिए इसको उतारिए, देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उस चीज को आपको समझना है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि सर जो चार्जेस आर ऑलवेज रेसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, कि जो चार्जेस हैं वो अंदर तो जा नहीं सकते, अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो अंदर चार्ज नहीं है। तो जो भी आप बाहर से चार्ज दोगे वो सारा का सारा उस कंडक्टर की मेटेलिक सरफेस के बाहर बाहर जाकर फैल जाएगा। तो चार्जेस आर ऑलवेज रेसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। इस प्रॉपर्टी को आपको लिखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है मैं उसको पहले से मार्क कर लेता हूं, तो आप भी मार्क कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा उस कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम के अंदर सेम होगा, कांस्टेंट होगा हर जगह, एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। उस कंडक्टर के सारी जगह, अंदर बाहर हर जगह, जब पूरी वॉल्यूम की बात जब आ जाती है तो सारे पॉइंट्स काउंट हो जाते हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। मतलब उसके पास सेम वैल्यू होगी एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस, जो उसके सरफेस पर होगी वही अंदर होगी। तो इसका मतलब सर एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो वो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक बड़े ही अच्छे टॉपिक में पढ़ा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। हाँ, वो जो सरफेस होगी उस सरफेस की आप बात कर रहे हो, वो सरफेस है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखते हैं क्यों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है अंदर बाहर किसी भी कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, देखते हैं। तो सपोज कीजिए प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास एक इरेगुलर शेप का एक कंडक्टर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, चार्जेस अंदर जा नहीं सकते। तो जो भी चार्जेस आप बाहर से दोगे, ठीक है, वो सारा का सारा जो है कंडक्टर की सरफेस के ऊपर रेसाइड करेगा, जैसा कि इस प्रॉपर्टी में लिखा है। तो बात कर रहे हैं कि सर इस कंडक्टर की सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। सरफेस के ऊपर जो, अगर सरफेस के इस पॉइंट पर अगर मैं ये कहूं 10 वोल्ट का है, तो अंदर भी किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लो, आपको 10 वोल्ट्स के ही मिलेंगे। और आपको यह भी पता है कि सर चार्जेस की मूवमेंट किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में तभी होती है जब उन 2 पॉइंट्स के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चों की, अगर ये जो है हमारा पॉइंट है, एक पॉइंट P ले लिया और इस P पॉइंट पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट, अंदर भी पोटेंशियल, तभी तो प्रॉपर्टी लिखी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट throughout the volume of conductor and have the same value as inside on its surface। जो सरफेस पर होगी वही अंदर होगी, तभी तो इस पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अगर आपको पता हो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक रिलेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में, क्या पढ़ी थी बताना मुझे सर। E = -dV/dr। और जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होती है तो चार्ज को किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो हम वर्क डन करते हैं, लेकिन वर्क डन भी किसके अगेंस्ट, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, किसी फोर्स के अगेंस्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो आप किसके अगेंस्ट वर्क डन करोगे? तो आपको पता है कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। हाँ, तो एक पॉइंट P है और एक अंदर ले लिया Q, तो एक चार्ज है इस P पर Q का, और इस Q पॉइंट पर भी 10 वोल्ट है। तो अब एक चार्ज को P से Q लेके आ रहा हूं, तो किसी चार्ज को मेटल की सरफेस से अंदर किसी पॉइंट पर लेके जाने के लिए हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा P to Q, और वर्क डन कितना करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने करवाई है ये dr है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाई है। ठीक है, क्या बताया मैंने इधर, इस चीज को दोबारा से समझिए कि जो P पॉइंट है वो मेटल की सरफेस पर है जिसके ऊपर 10 वोल्ट है, Q पर भी 10 वोल्ट है। तो चार्जेस की मूवमेंट तो वैसे भी नहीं होनी, आपको पता है, क्योंकि चार्जेस की मूवमेंट किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में तब होती है जब उनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो चार्ज एक P से अंदर वाले किसी पॉइंट Q तक जा रहा है,
तो वर्क डन जीरो करना पड़ रहा है, क्योंकि सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो वर्क डन करेंगे किसके अगेंस्ट? तो इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उठाने पे, मूव करवाने पे, आपको भी पता है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस की मूवमेंट करवाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो आपने रिलेशन पढ़ी E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। लेकिन आपने ये भी सीखा फर्स्ट प्रॉपर्टी से कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो ये चीज बन गई जीरो इक्वल टू dV अपॉन dr। ठीक है, तो dr क्या है? जिस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट करवाइए dr, तो इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान dV है हमारा जीरो, तो dV अपॉन dr जीरो का मतलब क्या हुआ? ये डेरिवेटिव है, और आपको पता है किसी भी कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है, अच्छे से पता है। dV अपॉन dr जीरो का मतलब ये v जो रहा होगा ये कांस्टेंट रहा है, कांस्टेंट रहा है। यहां हर जगह, बाहर अंदर सारी जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, वर्क डन जीरो है। तो ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात होगी। अब जो बची है वो लास्ट प्रॉपर्टी बची है, एक पड़ी है, पहले हम उसको कवर करते हैं और फिर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये प्रॉपर्टीज बड़े अच्छे से समझ में आई है। ठीक है, तो इसको उतार लो बच्चों। अब हम देखते हैं आज की लास्ट प्रॉपर्टी। हाँ, इस चीज को समझ में आ गया कि जब भी हम किसी मेटल की सरफेस से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अंदर बाहर कहीं भी जाएंगे तो आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, और पोटेंशियल सारी जगह सेम है क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है। तो राइट डाउन द लास्ट एंड द फाइनल प्रॉपर्टी ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर की लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी कि सर सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक इरेगुलर शेप की हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, मुझे सर इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे हैं? तो राइट डाउन द हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। सर किसी चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर, किसी चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा गोज बाबा का। गोज लॉ की एप्लीकेशन हमें यूज करनी पड़ेगी एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। पहले इसकी हेडिंग लिखिए कि सर ये एक चार्ज कंडक्टर है, इसकी सरफेस के ऊपर हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें एक पॉइंट मानना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हाँ, हेडिंग लिख ली, बड़े आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास एक इरेगुलर शेप की बॉडी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाँ, मैंने इसकी सरफेस के नजदीक एक पॉइंट ले लिया है P ले लिया। ये P पॉइंट आपको दूर जरूर दिख रहा है लेकिन ये दूर है नहीं, आप ये मानो इस सरफेस के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा खासा दिखाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर माना है। ठीक है, हाँ, तो इस P पॉइंट के ऊपर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो इसकी सरफेस पर ही है, इस चार्ज कंडक्टर की। तो किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले मैं इस P पॉइंट को एक क्लोज सरफेस से बंद करूंगा। ठीक है, तो इस क्लोज सरफेस से बंद करने के लिए हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम मानेंगे इसके चारों तरफ। ठीक है, ये हमने गॉसियन सरफेस मानी, ये गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो जो आप गॉसियन सरफेस मानोगे इस P पॉइंट के अराउंड इसको बंद करने के लिए ताकि इसके अंदर कुछ चार्ज इंक्लोज हो जाए, बंद हो जाए, तो एक सिलेंड्रिकल बनेगी गॉसियन सरफेस। ठीक है, और उसका उस सिलेंडर का आधा सिलेंडर जो है हाफ पोर्शन इससे बाहर होगा और आधा पोर्शन नीचे होगा। तो ये जो है हमारे पास, ये हमने एक सिलेंडर बनाया है। इस सिलेंडर का ये हाफ पोर्शन जो है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो, ये हाफ पोर्शन, ठीक है, अंदर है, इनसाइड है इस कंडक्टर के, इनसाइड द कंडक्टर। और अभी आपने पढ़ा कि सर अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सारी की सारी जो लाइंस निकलेंगी वो बाहर की तरफ निकलेंगी। तो एक इस इतने एरिया में ये, और ये जो एरिया बनाया है ये आपने ए एरिया बनाया है, ये जो हमने एरिया बनाया है ए, तो ये पॉजिटिव चार्ज से इस P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ,
बाहर की तरफ। आई बस समझ में? हाँ, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया? इसका हाफ पोर्शन अंदर और हाफ पोर्शन जो है वो बाहर है। तो हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गोज लॉ को यूज करना पड़ेगा। तो यूजिंग गोज लॉ, डायग्राम समझ में आ चुका होगा अच्छे से? ठीक है, नहीं आया तो एक बार दोबारा से फिर बता देता हूं। ये एक पॉजिटिव चार्ज की बॉडी है, इसकी सरफेस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हमने एक पॉइंट पी मान लिया। इस पी पॉइंट से पास होती हुई गॉसियन सरफेस बनाई सिलेंड्रिकल। इस सिलेंड्रिकल का हाफ पोर्शन अंदर है, हाफ पोर्शन बाहर है, ये इसका एरिया है। अब इस पी पॉइंट की इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, कितना चार्ज इंक्लोज है वो देगा इस सरफेस के ऊपर आने वाली डेंसिटी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। सिग्मा पढ़ा होगा आपने अब तक प्रीवियस क्लास, यूजिंग गोज लॉ। हाँ, तो अब एक बात बताइए, इस सिलेंडर के इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में से कहां से फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन मिल सकता है? एक तो ये नीचे वाला है, इसको नंबर 1, एक ये ऊपर वाला नंबर 2 सर्कुलर कैप, ये सर्कुलर एंड जो बाहर वाला, एक सर्कुलर एंड नीचे वाला, और एक ये कर्व्ड वाला तीसरा। तो 3 जगहों से, 3 प्लेसेस से हम फ्लक्स की बात कर सकते हैं, लेकिन मिलेगा एक ही जगह से। अब अंदर वाला इस सर्कुलर से तो जो है फ्लक्स मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो, अंदर चार्ज ही नहीं है। जो मिलेगा फ्लक्स, आपको पता है मैंने फ्लक्स के लेक्चर में बताया था, फ्लक्स उसी डायरेक्शन में मिलता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस ऊपर वाले सर्कुलर में तो यहीं से मिलेगा, कर्व्ड में से वैसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि चार्जेस ऐसे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए यूजिंग गोज लॉ। हाँ, तो यूजिंग गोज लॉ क्या कहता है? ईडीएस थ्रू दिस क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इस ईडीएस को, इस टोटल फ्लक्स को मैं इन 3 पार्ट्स के ऊपर लगा दूं। तो मैंने लिखा ईडीएस कोस थीटा, ईडीएस कोस थीटा पहला पार्ट, कि सर जो नीचे वाला है इसमें से कोई फ्लक्स मिलेगा तो इसमें तो फ्लक्स वैसे ही नहीं मिलेगा। सेकंड सर ईडीएस कोस थीटा सेकंड पार्ट। थर्ड में प्यारे बच्चों लिख दिया ईडीएस कोस थीटा थर्ड पार्ट। और ये है सर हमारा किसके बराबर? 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस के लिए, कर्व्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच में थीटा कितना हुआ? 90, थीटा 90, और कोस 90 0 थी तो वैसे ही कट जाना है। और सर फोर नीचे वाले इस सर्कुलर एंड के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, ये भी कैंसिल। तो 3 में से कौन से वाला पार्ट जो है फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन देगा? ऊपर वाला जो इस बाहर है हाफ ऑफ द पोर्शन, उसी में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। थीटा 0 है क्योंकि वही इसका एरिया वेक्टर है, ठीक है, और वही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में थीटा 0 है। तो अब हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? तो अब हम लिख सकते हैं सर ई डी एस कोस थीटा इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमें चाहिए था, ये था। फॉर सेकंड पार्ट के लिए थीटा 0 है, कोस 0 1, ई इंटू में डीएस, ई इंटू में डीएस इंटू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस ए एरिया क्रॉस सेक्शन वाले के सर्कुलर का एरिया कितना आएगा? सर एरिया जो आएगा वो आएगा हमारे पास ई इंटू में पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारे पास इस इंटीग्रेशन जब हम डीएस के किया, डीएस का इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या सर? ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन है इसका कंप्लीट एरिया के सर्कुलर पार्ट है, पाई आर स्क्वायर आया, इस पाई आर स्क्वायर को नीचे ले गया। अब एक बात बताइए मुझे, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर हमें क्या देता है सर? चार्ज अपॉन एरिया, इसको बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। किस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर सर चार्ज की डेंसिटी क्या है? तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, Q अपॉन पाई आर स्क्वायर होता है सिग्मा, और ये आ गया सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेटेलिक सरफेस पर, किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करती है उसकी चार्ज डेंसिटी पर। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। पांडे जी समझ में आया? ठीक है,
तो E का सीधा कनेक्शन सिग्मा के साथ, और सिग्मा है कि उस P पॉइंट के अराउंड जो आपने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई है, कोई भी गॉसियन सरफेस बनाई है, उसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर जितना ज्यादा चार्ज इंक्लोज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस चीज के ऊपर आपको सोचना है, अच्छे से समझना है। तो ये थी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज कंडक्टर की। जब हमने किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये कुछ गजब प्रॉपर्टीज शो होती हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आई है। अगर अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।